क्रिस्टीन एंजेलिका दसेरा एक 23 वर्षीय खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट थी। उसने अपने परिवार से कहा कि वह न्यू ईयर की पार्टी में अपने दोस्तों के साथ जा रही है। वह अपने 3 दोस्तों के साथ एक होटल में जाती है और कुछ देर बाद 8 लोग और उस होटल में आते हैं जिन्हें क्रिस्टीन नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं आपके दोस्तों का दोस्त हूं। अब एक एयर होस्टेस और 11 लड़के मिलकर पार्टी करते हैं। सुबह होता है और रूम नंबर 2209 में खूबसूरत एयर होस्टेस का शरीर मृत हालत में पाया जाता है। वह मर चुकी थी। इस केस को लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन यह केस आज भी एक पहेली बना हुआ है। ऐसे अनसुलझे मामले बहुत कम ही हमें देखने को मिलते हैं। क्रिस्टीन 13 अप्रैल 1997 को जनरल सैंटोस सिटी में पैदा हुई थी। वह 4 भाई बहनों में से दूसरी थी और उसके माता पिता के अनुसार वह एक होशियार, क्रिएटिव और प्यार करने वाली बेटी थी। उसने हेरिटेज एकेडमी ऑन ऑफ द फिलीपींस के जेनसेन में 2008 से 2013 तक पढ़ाई की। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑन ऑफ मिंडानाओ में दाखिला लिया। उसने कम्युनिकेशन और मीडिया आर्ट्स का कोर्स लिया और यूपी से एक सम्मा cum laude के तौर पर ग्रेजुएट हुई। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने मिंडानाओ के एक प्रसिद्ध मॉल चेन में 2 साल तक मार्केटिंग एसोसिएट के तौर पर काम किया। क्रिस्टीन खूबसूरत, होशियार, आत्मविश्वासी और शानदार पर्सनैलिटी वाली थी, इसलिए उसके करीबी जानने वालों को कोई हैरानी नहीं हुई जब उसने 2017 में पेजेंट की दुनिया में कदम रखा और पहले रनर अप बनी। उसने एक पेजेंट में हिस्सा लिया था जो डावाओ में हुआ था। 2 साल बाद उसने मुआन डावाओ में भी हिस्सा लिया और फिर से फाइनल्स में पहुंची। 2019 में वह फिलिपिन एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट बन गई, जो फिलीपींस की प्रमुख एयरलाइन है। Philippine Airlines welcomes you to Manila. The time now for your convenience is exactly 6 in the morning and the date today is 20th of June 2020 on a Saturday. अपनी प्रोफेशन के कारण वह पासाय सिटी, मनीला में शिफ्ट हो गई। 1 साल में उसके सोशल मीडिया पोस्ट से यह साफ था कि वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ का पूरा आनंद ले रही थी। वह छुट्टियां मना सकती थी और अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी दिखा रही थी। आप उसके पोस्ट्स में देख सकते थे कि वह एक जीवंत, खुशमिजाज लड़की थी जिसे फैशन का शौक था, बहुत सारे दोस्त थे और वह नई जगहों पर यात्रा करना पसंद करती थी ताकि वह नई यादगार पल बना सके। लेकिन 1 जनवरी 2021 को उसके पूरे उज्जवल भविष्य के सभी सपने चकनाचूर हो गए। ध्यान रखें कि इस मामले को पुलिस ने बंद कर दिया था, लेकिन आज भी क्रिस्टीन के परिवार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है। 28 दिसंबर 2020 को क्रिस्टीन ने अपनी आखिरी शिफ्ट खत्म की थी फिलिपिन एयरलाइंस के लिए और उसने इसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना नहीं भूली। इसके साथ एक कैप्शन था, लास्ट फ्लाइट फॉर दिस वन हेल ऑफ अ ईयर, और यही उसका आखिरी पोस्ट साबित हुआ। क्रिस्टीन ने अपनी मां से कहा कि वह नया साल अपने दोस्तों के साथ मनाने जा रही है और उसकी मां ने इसे मंजूरी दे दी। फिर वह अपने 3 दोस्तों रोमल गिड़ा, ग्रेगोरियो दे गुज़मैन और जॉन जेपी देला सेरना के साथ सिटी गार्डन होटल माकाती में चेक इन कर गई, कमरे नंबर 2209 में। जब क्रिस्टीन और उसके दोस्त पार्टी शुरू कर रहे थे, वे साथ में खाना खा रहे थे, पी रहे थे और एक दूसरे के साथ अच्छे वक्त का आनंद ले रहे थे। लेकिन गवाहों के अनुसार 9 पुरुष आए और पार्टी में शामिल हो गए। वे खुद को क्रिस्टीन के दोस्तों के दोस्त के तौर पर पेश करने लगे और वे कमरे 2206 से 2207 में चले गए। बाद में दे गुज़मैन के बयान के अनुसार उसे लगा कि जो लोग आए थे उनमें से कुछ ज्यादा उम्रदराज थे और वह उन्हें नहीं जानता था। गौर करने वाली बात यह है कि सुबह 6:23 पर एक दोस्त ने क्रिस्टीन को कमरे 2207 से कमरे 2209 में जाने के बाद उसके 3 दोस्तों ने उसे उसके बिस्तर पर सुलाने में मदद की। इसके बाद सभी ने फैसला किया कि पार्टी खत्म हो गई है और सभी ने आराम किया। लेकिन पार्टी में आए लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कमरे 2209 में कुछ और हो रहा था। पार्टी में आए एक व्यक्ति क्लार्क रापिनन के अनुसार क्रिस्टीन ने सुबह 7:30 पर उल्टी की और उसने उसे बाथरूम में मदद की। उसने यह भी बताया कि उसने क्रिस्टीन को सुबह 8 बजे सोने की सलाह दी थी, लेकिन क्रिस्टीन ने अपनी उल्टी से अपने बिस्तर को गंदा न करने के लिए इनकार किया और इसलिए वह बाथ टब में लेट गई। सुबह 10 बजे जब गिलिडा ने उसे देखा तो वह अभी भी बाथटब में थी, इसलिए उसने उसे कंबल दिया और फिर से सोने चला गया। उसके अनुसार वह बिल्कुल यकीन था कि क्रिस्टीन तब भी जिंदा थी जब उसने उसे कंबल ओढ़ाया। 2 घंटे बाद गिलिडा फिर से उठा और सोचा कि वह अपने दोस्तों को जगाकर चेकआउट करवा देगा, लेकिन जब उसने क्रिस्टीन को देखा उसे तुरंत एहसास हुआ कि लड़की की हालत अजीब लग रही थी और वह शायद सांस नहीं ले रही थी। उसने तुरंत उसकी नब्ज देखी
लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। घबराहट में उसने तुरंत अपने 2 दोस्तों रापिनन और डी गुज़मैन को जगाया। रापिनन और डी गुज़मैन ने तुरंत लड़की को CPR देना शुरू कर दिया, जबकि वह खुद कमरे से बाहर निकल गया ताकि बाकी दोस्तों से मदद ले सके जो रूम 2207 में सो रहे थे, और साथ ही होटल स्टाफ का ध्यान भी आकर्षित कर सके। उन्होंने होटल कर्मचारियों से मदद मांगी। होटल स्टाफ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक व्हील चेयर ले आए। वहीं क्रिस्टीन के बाकी दोस्तों ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। व्हील चेयर आने के 3 मिनट बाद क्रिस्टीन को कमरे 2209 से बाहर ले जाया गया, लेकिन बाद में इंटरव्यू में उसके दोस्तों ने बताया कि होटल स्टाफ की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी और वे कमरे में कोई मेडिकल किट या मेडिकल उपकरण लेकर नहीं आए जिससे क्रिस्टीन की मदद की जा सके। उन्होंने यह भी ध्यान दिया कि व्हीलचेयर भी क्रिस्टीन के लिए काफ़ी छोटी थी। होटल स्टाफ के अनुसार उन्होंने बरांगाई पोब्लाशन में रेस्क्यू टीम को कॉल किया था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद क्रिस्टीन के दोस्तों ने खुद ही उसे माकाती मेडिकल सेंटर पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उसे डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया गया। डॉक्टर मारीची रामोस, उन्हें मनीला में क्रिस्टीन की दूसरी मां के तौर पर माना जाता था। डॉक्टर अस्पताल पहुंची और उन्हें क्रिस्टीन का शव देखने की इजाज़त दी गई। डॉक्टर मारीची रामोस ने क्रिस्टीन के पैरों पर कई जगह पस्से, नील के निशान देखे, जिसे देखकर वह तुरंत ही सतर्क हो गईं। उनके शुरुआती आकलन के मुताबिक ये निशान किसी संघर्ष या जबरदस्ती का नतीजा हो सकते थे। इस संदेह के चलते वह तुरंत माकाती पुलिस स्टेशन पहुंची और क्रिस्टीन के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए क्रिस्टीन के उन 2 दोस्तों को हिरासत में ले लिया जिन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया था। इसके बाद पुलिस ने होटल में छापा मारा ताकि बाकी लोगों को पकड़ा जा सके जो पार्टी में मौजूद थे, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचा तब तक वे सभी लोग होटल से चेकआउट कर चुके थे। डी गुज़मैन ने 2 जनवरी को माकाती पुलिस के सामने अपने से आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद क्रिस्टीन के शव का पोस्टमार्टम पासाय सिटी के रिजाल फ्यूनरल होम में सुबह 9 बजे किया गया। इस प्रक्रिया का नेतृत्व मेडिकल लीगल ऑफिसर पुलिस मेजर माइकल निक सरमिएंटो ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टीन की मौत में कोई फाउल प्ले यानी साजिश या आपराधिक गतिविधि नहीं पाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत का कारण रप्चर्ड ऑर्टिक एन्यूरिज्म, महाधमनी में फटाव था। हालांकि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि क्रिस्टीन के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए थे, जैसे कि उसके हाथ, दाहिनी जांघ, घुटना, टखना और दाहिने पैर पर। इन चोटों ने क्रिस्टीन के परिवार और दोस्तों के मन में संदेह को और गहरा कर दिया, क्योंकि वे मानने को तैयार नहीं थे कि ये सब निशान किसी प्राकृतिक कारण से हुए होंगे। क्रिस्टीन के शरीर पर जहां लाइनर अब्रेशंस, खरोंच के निशान पाए गए, वहीं उसके दाहिनी जांघ पर भी चोट के निशान मिले। इसके अलावा उसके गुप्तांग पर भी एक लैसरेशन, फटे का निशान देखा गया, लेकिन पुलिस मेजर सरमिएंटो के अनुसार यह जख्म पुराना और ठीक हो चुका था। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि क्रिस्टीन के शव को एम्बामिंग, शव संरक्षण किया गया था, इससे पहले कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए। जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मीडिया में जारी किया तो क्रिस्टीन के परिवार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। डॉक्टर मारीची रामोस, जिन्हें क्रिस्टीन अपनी दूसरी मां मानती थी, ने भी इस रिपोर्ट पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि क्रिस्टीन की जांघों पर जो नील के निशान थे वे किसी भी तरह से ब्रेन एन्यूरिज्म, मस्तिष्क धमनी में फटाव के कारण नहीं हो सकते। परिवार और दोस्तों के लिए ये छोटे संदेह का बड़ा कारण बन गई थीं और उन्होंने इसे प्राकृतिक मौत मानने से इनकार कर दिया। क्रिस्टीन के परिवार ने जब माकाती पुलिस से बात की तो पुलिस ने जो खुलासा किया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहले तो यह कहा गया था कि क्रिस्टीन की मौत ब्रेन एन्यूरिज्म की वजह से हुई है, लेकिन अब पुलिस को शक था कि होटल में मौजूद पुरुषों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। एक दिन बाद जब पुलिस ने क्रिस्टीन की मौत को सिर्फ एक प्राकृतिक कारण बताने की बजाय इसे एक आपराधिक मामला, फाउल प्ले घोषित किया तो पूरे फिलीपींस में इस खबर ने हंगामा मचा दिया। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि क्रिस्टीन की मौत का कारण सिर्फ ब्रेन एन्यूरिज्म नहीं था, बल्कि उसके साथ बलात्कार भी किया गया था, और यह अपराध सिर्फ एक आदमी ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर किया था। क्रिस्टीन के साथ होटल में मौजूद 11 पुरुषों पर बलात्कार और हत्या, होमिसाइड का मामला दर्ज किया गया। जब रिपोर्टर्स ने पुलिस से पूछा कि उन्होंने अपनी पहले की स्टेटमेंट क्यों बदली, तो पुलिस ने कहा कि उन्होंने क्रिस्टीन के शरीर पर मिले नील के निशान, खासकर जांघों पर, और उसके शरीर के अंदर मिले सीमेन के सबूतों के आधार पर यह फैसला लिया। क्रिस्टीन की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
मेरी बेटी ने आखिरी वक्त में ज़रूर मदद के लिए लड़ाई लड़ी होगी। मैं चाहती हूं कि जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये दरिंदगी की है उसे कड़ी सज़ा मिले। लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की, लोगों के मन में सवाल उठने लगे, खासकर इंटरनेट पर। कई लोगों ने पुलिस की बातों पर यकीन नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपनी बातों को साबित करने के लिए कोई आधिकारिक रिपोर्ट या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पेश नहीं किया। कुछ लोगों का मानना था कि पुलिस पर केस को जल्दी सुलझाने का दबाव था, इसलिए उन्होंने अपना बयान बदल दिया। लेकिन असली समस्या कहीं और थी। किसी भी वक्त में पुलिस के द्वारा किए गए आरोपों को प्रोविजनल चार्ज कहा जा सकता है और उनके पास ये आरोप साबित करने के लिए एक रिपोर्ट होनी चाहिए। पता चला कि क्रिस्टीन के दोस्तों के खिलाफ केस में एक बड़ा छेद था, क्योंकि जैसा कि आप याद करेंगे, उनकी मूल रिपोर्ट में यह नहीं था कि क्रिस्टीन के शरीर में सीमेन पाया गया था। किसी भी वक्त में केस में मजबूत सबूतों की कमी के कारण यह आगे नहीं बढ़ा। यह वही कारण था कि क्रिस्टीन के साथ होटल में जो लोग थे वे उस दिन गिरफ्तार नहीं किए गए। उसी दिन पुलिस प्रमुख पीएनपी चीफ पुलिस जनरल डेबोल्ड सीनस ने यह सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि केस हल हो गया। उन्होंने सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मकाती पुलिस प्रमुख कर्नल हारोल्ड डिपोसिटार ने यह बताया कि उन्हें क्रिस्टीन के शरीर में सीमेन मिला था, हालांकि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं था। इसी दिन क्रिस्टीन के साथ होटल में रहने वाले सभी पुरुषों ने यह घोषणा की कि वे सभी LGBTQIA+ समुदाय से थे और उन्होंने जोरदार तरीके से यह अस्वीकृत किया कि उन्होंने क्रिस्टीन के साथ बलात्कार किया था। लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी बात में कहा कि भले ही वे LGBTQIA+ समुदाय के सदस्य हैं, लेकिन वे अभी भी पुरुष हैं और अगर मौका मिला तो वे भी बलात्कार कर सकते हैं। उन्होंने इसका आधार CCTV फुटेज को बताया, जिसमें यह दिखाया गया कि शराब के नशे में क्रिस्टीन ने वॉलेंटाइन को चुंबन दिया। बाद में अपनी जेसिका सोहो के साथ इंटरव्यू में उसने कहा कि जब भी क्रिस्टीन शराब पीती थी तो अक्सर वह ऐसा करती थी क्योंकि उसे चिन्हित पुरुषों का आकर्षण था। उसने स्पष्ट रूप से यह कहा कि वह क्रिस्टीन में कोई रुचि नहीं रखता था क्योंकि वह LGBTQIA+ समुदाय का हिस्सा था। LGBTQIA समुदाय का हिस्सा होने के बावजूद वह समुदाय में बने रहने की बात कर रहे थे। इसी दिन जब पुलिस और आरोपियों के इंटरव्यू सामने आए, क्रिस्टीन के परिवार ने भी अपनी निराशा और दुख व्यक्त करने में देरी नहीं की। उन्होंने खुलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आलोचना की क्योंकि उन्हें यकीन था कि पुलिस द्वारा की गई पोस्टमार्टम की कोई वैल्यू नहीं थी। वे यह जान चुके थे कि क्रिस्टीन के शरीर को पोस्टमार्टम से पहले ही हिलाया गया था। उनके मुताबिक टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट और बॉडी फ्लूइड से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी गायब थी। क्रिस्टीन के परिवार ने कहा कि जो बॉडी फ्लूइड्स और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट से जानकारी मिलनी चाहिए थी, उसका परिणाम अब अस्थायी या अनिर्णायक होगा क्योंकि उसके शरीर पर फॉर्मलिन लगा दिया गया था। फॉर्मलिन एक रासायनिक पदार्थ है जो एम्बल्स मर्डर द्वारा शवों को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका दुख और बढ़ गया क्योंकि क्रिस्टीन का शव बिना उनकी अनुमति के एम्बल्सम किया गया था। यह भी सामने आया कि पुलिस ने क्रिस्टीन के परिवार से अनुमति नहीं ली थी जब उन्होंने शव को एम्बल्सम करने का आदेश दिया था। उनके मुताबिक पीएनपी द्वारा मामले की खराब हैंडलिंग ने और भी ज्यादा दुख पैदा किया और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। क्रिस्टीन के परिवार ने एनबीआई से अनुरोध किया कि वे एक और ऑटोप्सी करे। इसके बाद क्रिस्टीन का शव कम क्रेमे में भेजा गया ताकि परिवार और करीबी दोस्तों को प्राइवेट रूप से शोक मनाने का मौका मिल सके। लेकिन इस दौरान 3 आरोपितों को मुक्त कर दिया गया, जैसा कि माकाती प्रोसिक्यूटर ऑफिस के आदेश से हुआ। प्रोसिक्यूटर के दस्तावेज के अनुसार वे तीनों को रिहा करने और उनके खिलाफ मामलों को खारिज करने का आदेश देते हैं क्योंकि माकाती पुलिस ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे वे पर्याप्त नहीं थे। 7 जनवरी को क्रिस्टीन के शव को जनरल सैंटोस में भेजा गया था। 10 जनवरी को उसकी मौत के 1 हफ्ते बाद उसे उसके अंतिम संस्कार के लिए फॉरेस्ट लेक मेमोरियल पार्क में ले जाया गया, जो जनरल सैंटोस सिटी में स्थित है। इस दौरान केवल कुछ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त, जैसे मेरी ग्रेस रोजार, ने शोक व्यक्त किया। इस घोषणा के बाद मीडिया, सोशल मीडिया और जनता में गुस्से की लहर दौड़ गई और लोग इंसाफ की मांग करने लगे। पुलिस और एनबीआई ने डीओजे द्वारा जांच में शामिल किए गए नेशनल कैपिटल रीजन पुलिस ऑफिस को जोड़ने की घोषणा की और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स का गठन किया। एनसीआरपीओ प्रमुख विकेंटे दाना जूनियर ने माना कि यह बहुत संभव है
कि मकाती सिटी में पुलिस द्वारा क्रिस्टीन के शरीर से लिया गया सैंपल कंटेमिनेटेड हो, क्योंकि उसका शरीर पोस्टमार्टम से पहले ही एम्बल्जम किया गया था। न्याय मंत्रालय सचिव मिनार्डो गिवारा ने खुलासा किया कि करीब 100 मिलीलीटर यूरिन क्रिस्टीन के शरीर से निकाला गया था, जो कि जांच में मदद कर सकता था। एनबीआई ने घोषणा की कि क्रिस्टीन के शरीर से निकाले गए यूरिन के नमूने में ड्रग्स का कोई निगेटिव परिणाम नहीं आया, लेकिन यह परिणाम किसी को चौंका नहीं सका। क्रिस्टीन के दोस्तों ने एक वकील की मदद ली और आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मामले में गलत तरीके से जांच की। माकाती पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन नशीली दवाओं के सेवन का कबूलनामा कराया गया था, लेकिन उन्होंने ड्रग टेस्ट के परिणामों के साथ यह साबित किया कि वे सभी नशे में नहीं थे। इसके बाद माकाटी पुलिस के अधिकारियों द्वारा किए गए गलत व्यवहार के कारण 4 पुलिसकर्मियों को उनके पद से हटा दिया गया। इनमें से एक अधिकारी डिपॉजिटार और एक अन्य अधिकारी साउथर्न पुलिस डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल लीगल अधिकारी माइकल भी शामिल थे। जनवरी 27 को पीएनपी ने आधिकारिक तौर पर घोषित किया कि क्रिस्टीन की मृत्यु रप्टेड एओर्टिक एन्यूरिज्म और हाइपरटेंशन के कारण हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने इस निष्कर्ष को मूल रिपोर्ट के आधार पर निकाला। पुलिस ने यह भी बताया कि क्रिस्टीन का दिल सामान्य से अधिक 500 ग्राम का था, जो सामान्य 300 ग्राम से बड़ा था। इसके अलावा उन्होंने अपनी पहले की दी गई बयान को वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि पार्टी में नशीली दवाएं उपयोग की गई थीं, क्योंकि परीक्षण परिणाम में ऐसा कोई संकेत नहीं था। 5 मार्च 2021 को जब माकाती प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने केस को फिर से खोलने का आदेश दिया तो जनता फिर से चौंक गई। उन्हें माकाती पुलिस से एक टॉक्सिसिटी रिपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें यह दावा किया गया कि पुलिस ने इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल किया था। इस परीक्षण में पाया गया कि कमरे में पड़े कंबल पर सीमेन के निशान थे, जो एक नया मोड़ था इस मामले में। 12 मार्च 2021 को एनबीआई ने यह सिफारिश की कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का मामला दायर किया जाए उन लोगों के खिलाफ जो इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे। इसके बावजूद क्रिस्टीन के दोस्तों के वकील ने नए टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट को नकार दिया और दावा किया कि यह एनबीआई और एनसीआरपीओ की जांच के विपरीत था, जिन्होंने पहले यह पुष्टि की थी कि क्रिस्टीन की मौत रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म के कारण हुई थी। 23 अप्रैल 2021 को एक एनबीआई एजेंट ने सिफारिश की कि उन सभी को रेकलेस इम्प्रूडेंस रिजल्टिंग इन होमिसाइड के आरोप में दायर किया जाए, जिनमें वे 11 लोग भी शामिल थे जो क्रिस्टीन के साथ होटल में थे। इस सिफारिश का कारण यह था कि क्रिस्टीन ने अपने दोस्तों से कहा था कि उसकी सिर में दर्द हो रहा है और उसे बार बार उल्टियां आ रही थीं, लेकिन फिर भी उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। इसके अलावा मेडिकल लीगल ऑफिसर माइकल निक सारमेंटो पर भी आरोप लगाए गए, क्योंकि उसने क्रिस्टीन का शव बिना अनुमति के एम्बल्म कर दिया था। क्रिस्टीन डसेरा की मौत की गुत्थी ने जितने सवाल खड़े किए, उतने ही जवाबों को अधूरा छोड़ दिया। पुलिस की लापरवाही, जांच में बार बार आए बदलाव और दोस्तों की चुप्पी ने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया। 31 जनवरी 2022 को मकाटी प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने सबूतों की कमी के कारण इस केस को खारिज कर दिया। लेकिन क्या सच में इस केस में कोई गुनहगार नहीं था, या फिर सच को दबा दिया गया? क्रिस्टीन के परिवार के लिए यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी बेटी के लिए न्याय पाने की आखिरी उम्मीद भी थी। आज भी क्रिस्टीन की मौत एक रहस्य बनी हुई है। उसके परिवार और दोस्तों के बीच कानूनी लड़ाई जारी रही, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आ सकी। क्या क्रिस्टीन के साथ वाकई में कुछ हुआ था, या यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी? यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सच सामने आने से पहले ही खो जाता है और इंसाफ की लड़ाई वक्त के साथ धुंधली होती जाती है। अगर आपको हमारी ये पेशकश जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमय कहानी के साथ, सिर्फ डेडली सीक्रेट्स पर।